आज का जो टॉपिक है हमारा वह है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। इनकी जो वैल्यू होती है वह किसी दूसरी असेट पर निर्भर करती है, जिसके लिए डेरिवेटिव्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जैसे कि हम सिंपली समझें इसको, जैसे कि जो दही के जो प्राइसेस है वह किस पे डिपेंड करेंगे? दूध की प्राइसेस पे डिपेंड करेंगे। और जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वह किस पे डिपेंड करेगी? क्रूड ऑयल पे करेगी। तो ये जो क्रूड ऑयल क्या हो गया? उसका अंडरलाइंग एसेट्स हो गया, जिस पर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वह डिपेंड करेगी। वह क्या कहलाता है? अंडरलाइंग एसेट्स। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स आर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मीन्स एक कागज़ का टुकड़ा होता है। इनकी जो वैल्यू होती है, इनका खुद का कुछ भी वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू दूसरी एसेट्स पे निर्भर करेगी। अब जैसे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वह किसी कंपनी के शेयर्स पे किया गया है। अगर वो कंपनी बंद हो जाती है तो उस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मीन ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी वह किस पे डिपेंड थी? उस कंपनी के शेयर्स पर। अब ये जो एसेट्स हैं जिन पे डेरिवेटिव डिपेंड करते हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं? शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, कमोडिटी हो सकती है कोई भी। और इनका जो यूज किया जाता है वो किस लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं? ताकि हेजिंग कर सकें और रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। इसको हम समझते हैं कैसे डेरिवेटिव के थ्रू हेजिंग की जाती है और रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। अब जैसे कोई फार्मर है, उसने अपने खेत में प्याज की खेती की है। अब उसको लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं प्याज के वह कम हो सकते हैं। उसे ऐसे लगता है कि 3 महीने बाद में जो प्याज की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएगी। तो पहले से किसी व्यक्ति के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें जो प्राइस ही होगी वह जो पहले से डिसाइड होगी। और 3 महीने बाद में वो उस व्यक्ति को जो प्याज है उसको डिलीवरी कर देगा। और जो पैसे हैं जो डिसाइड किए हैं पहले से 3 महीने पहले, वह उसको वो अगला जो पर्सन है वह पे कर देगा। तो इस प्रकार किसान को क्या था कि उसको डर डर था कि उसके जो प्याज के जो प्राइसेस हैं वह कम न हो जाए। तो उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? इसमें सुरक्षा कर ली अपनी इस रिस्क से, और अपनी रिस्क को भी कम कर लिया, ताकि फ्यूचर में उस प्याज की अगर कीमतें कम भी हो जाए तो उसको उसकी रिस्क नहीं है, क्योंकि उसको तो वो जो पहले से जो प्राइस उसने डिसाइड किए हैं वह उसे 3 महीने बाद में भी मिल जाएंगे, चाहे प्याज की जो कीमतें हैं वह कम ही क्यों ना हो जाए। अब हम समझते हैं इसके जो टाइप्स हैं डेरिवेटिव्स के, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ऑप्शन कॉल एंड पुट ऑप्शन, और फोर्थ है स्वैप्स। स्वैप्स में क्या क्या होता है? करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और कमोडिटी स्वैप्स। अब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये पार्टी होते हैं। काउंटर पार्टी का मतलब होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो पार्टी होती है वह एक दूसरे को जानती है। मीन्स कि आमने सामने ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी रोल नहीं होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दो पार्टी के बीच में होगा। और कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स और जो कंडीशन है वो भी दोनों पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस होगा, कितने महीने बाद में जो डिलीवरी देनी है कोई भी जो कमोडिटी जिस पर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और किस प्रकार उसकी क्या क्या कंडीशन है। तो ये क्या होता है? कस्टमाइज होता है। इसमें जो दोनों पार्टी है वह आपसी सहमति के द्वारा कुछ चेंज भी इसमें कर सकती है। लेकिन इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इनका रोल क्या होता है? जीरो होता है। तो इसलिए जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये क्या स्टैंडर्डाइज नहीं होते, और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क भी बनी रहती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जैसे किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी कंपनी के साथ में, जैसे किसान ने आलू की खेती की है और उसने चिप्स बनाने वाली कंपनी से या कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब ज़रूरी नहीं कि वो 3 महीने बाद में क्या पता जो चिप्स के जो आलू के जो प्राइसेस है वह बहुत डाउन हो जाए, और वो जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है वो उस किसान से कॉन्ट्रैक्ट करे ही उससे, वह दूसरे से भी परचेज कर सकती है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क बनी रहती है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ओवर द काउंटर होते हैं ये।
और इसमें स्टॉक एक्सचेंज का भी बिल्कुल रोल नहीं होता है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक फार्मर ये क्या एग्री कर रहा है, टू सेल 500 kg वीट ₹8.40 आफ्टर 3 मंथ ब्रेड मेकर वाली कंपनी से। अब इसमें एक किसान क्या कर रहा है, 500 kg जो गेहूँ है वह किस प्राइस पे, 40 पर kg पे 3 महीने बाद में देगा एक ब्रेड में बनाने वाली कंपनी को। अब 3 महीने बाद में क्या होगा, किसान उसको क्या दे देगा, 500 kg गेहूँ दे देगा 40 की प्राइस से। और जो प्राइसेस है वो पहले से डिसाइड थी, 3 महीने पहले डिसाइड थी कि प्राइस कितना होगा, 40 होगा। अब चाहे 3 महीने बाद में गेहूं की जो प्राइस है वो 50 रुपये भी हो जाए, लेकिन किसान को कितने रुपए में देना पड़ेगा, उसको 40 रुपये में ही देना पड़ेगा ब्रेड मेकर कंपनी को। और ब्रेड मेकर कंपनी क्या दे देगी, उसको उसका प्राइस चुका देगी। अभी इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू बाय एंड सेल ए कमोडिटी और फिनेंशियल असेट्स एट सर्टेन फ्यूचर टाइम फॉर सर्टेन प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसा एग्रीमेंट है दो पार्टियों के बीच में, जिसमें किसी भी कमोडिटी को या तो खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, और किसी निश्चित फ्यूचर डेट को और एक निश्चित प्राइस को। और फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, ये कस्टमाइज होते हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर होते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वह क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर का काम करता है। दोनों जो पार्टी होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों पार्टी एक दूसरे को जानती है, लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जाने। इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स और जो कंडीशंस होती है और जो रेगुलेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जाती है, जिसमें जिसमें क्या जो डिफ़ॉल्ट रिस्क होती है वह जीरो होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, क्योंकि इसकी जो रूल्स और रेगुलेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसे पार्टी इसे पार्टी अपने अनुसार नहीं चेंज कर सकती। जो सारी जो टर्म्स और कंडीशन होगी वह स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगी। और जो थर्ड है वह होता है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट देट गिव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑप्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो क्या देता है, राइट तो देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है। इसमें इसको हम पहले इसका बेसिक नॉलेज लेते हैं। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे ये कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब इसने एक्स से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने थे, कितने 1000 शेयर्स खरीदने थे, किसको, ए को। तो ये एक्स को बोलता है कि आप मुझे 3 महीने बाद में ये 1000 जो सेल है, जो शेयर्स है, ये बेच देना, किस प्राइस पर, 10 रुपये की प्राइस पर। तो फिर एक्स बोलता है ठीक है, मैं 3 महीने बाद में आपको रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर दे दूंगा 10 रुपये की पर शेयर की प्राइस से। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, जो शेयर्स के जो प्राइसेस है, रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स है उनकी प्राइसेस 10 से 15 भी हो सकती है, और 10 रुपये से डाउन भी हो सकती है, जैसे 8 रुपये भी हो सकती है। अब ए ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्स से, शेयर्स खरीदने का। तो इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो होता है खरीदने का और एक होता है बेचने का। जो खरीदने का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और जो बेचने का होता है उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। तो ए ने यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया है। अब मान लो 3 महीने बाद में क्या हुआ, जो शेयर्स की जो प्राइसेस थी वह कितनी हो गई, 10 रुपये से 8 रुपये हो गई। तो अब क्या ए एक्स से शेयर्स खरीदेगा, क्योंकि उसको मार्केट में तो वह 8 रुपये में मिल रहे हैं वो शेयर्स। तो ज़रूरी नहीं है, इसमें क्या होता है ऑप्शन में, ये ज़रूरी नहीं कि जिसने ऑप्शन लिया है कि वह 3 महीने बाद में उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। उसको राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है उसको कि वह खरीदे ही उससे।
लेकिन इसमें एक्स को क्या फ़ायदा हुआ, एक्स को इसमें क्या होता है, एक्स एक तरह से इसकी रिस्क ले रहा है। तो एक्स को एक जो प्रीमियम होता है, निश्चित जो प्रीमियम होगा वह कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग में ए को पे करना पड़ेगा प्रीमियम। क्योंकि जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है वह भी प्रीमियम के थ्रू हमारी लाखों करोड़ों की जो रिस्क होती है उसको लेती है, उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, ऑप्शन में जो दूसरा पर्सन होता है वह कुछ प्रीमियम लेता है और उसकी रिस्क के बदले कुछ ये प्रीमियम लेगा। अब मान लो एक दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो शेयर्स के जो प्राइसेस है वह 10 से बढ़कर 15 हो गई 3 महीने बाद में, लेकिन एक्स को तो वो शेयर्स है, चाहे वो कहीं से भी ला के दे, ए को तो वो क्या 10 रुपये में उसको देने पड़ेंगे, चाहे मार्केट में प्राइसेस चाहे 15 हो गई है उस टाइम। तो इस तरीके से जो ऑप्शंस होता है वह राइट तो देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। तो ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन किसका होता है, परचेज करने का, और एक होता है पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या होता है, सेल करने का होता है। इसके जो दो टाइप भी होते हैं, एक होता है अमेरिकन और एक होता है यूरोपियन। यूरोपियन का एक निश्चित टाइम होता है और जो अमेरिकन होता है उसको कभी भी जो टाइम होता है उससे पहले उस ऑप्शन को काम में ले सकते हैं। अब फोर्थ क्या होता है, जो डेरिवेटिव्स का टाइप है वह है स्वैप्स। स्वैप्स के कितने कितने टाइप है, एक होता है करेंसी स्वैप, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप और एक होता है कमोडिटी स्वैप्स। जो मोस्ट जो पॉपुलर है स्वैप्स में वह है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। स्वैप्स का जो मीनिंग होता है वह क्या होता है, एक्सचेंज करना, अदला बदली करना। अब इसमें क्या होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में, इसमें कंपनी क्या होती है अपने जो आउटफ्लो होते हैं उसको क्या करती है, एक्सचेंज करती है। अब जैसे मान लो दो कंपनी है, एक तो कंपनी है एक्स और एक कंपनी है वाई। अब इन दोनों ने बैंक से लोन ले रखा है। अब बैंक क्या करती है, जब लोन लेते हैं तो दो रेट ऑफर करती है, एक होती है फिक्स रेट, एक होती है फ्लोटिंग रेट। फिक्स में जैसे मान लो कि जो रेट है वो फिक्स है 10%। अब इन्होंने कितनी भी अमाउंट का लोन ले रखा है उस पर 10% फिक्स रेट है। और फ्लोटिंग में क्या होती है, मीबोर या लिबोर 2% ये होती है। मीबोर क्या होती है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, और लिबोर क्या होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो अब ये जो एक्स कंपनी है उसने तो क्या ले रखा है, जैसे फिक्स रेट से इंटरेस्ट की रेट से लोन ले रखा है और वाई ने फ्लोटिंग से ले रखा है। लेकिन एक्स को ऐसे लगता है कि जो जो फ्लोटिंग जो रेट है वह डाउन हो सकती है और वाई को ऐसे लग रहा है, अब इनकी थिंकिंग होती है वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए तभी तो वो एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्वैप्स का। और वाई को ऐसे लग रहा है कि जो फ्लोटिंग जो रेट है वह बढ़ सकती है, क्यों ना मैं फ़िक्स रेट कर लूँ। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उनको एक्सचेंज कर लेंगे। उसका जो कंपनसेशन होगा, जिस पार्टी को लॉस होगा वह अगली पार्टी को वह चुकाएगा। तो इस प्रकार इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, जो इंटरेस्ट की जो रेट होती है वह एक्सचेंज हो जाती है। तो स्वैप्स का मीनिंग देखते हैं। स्वैप्स क्या होता है, ए स्वैप्स इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच टू पार्टी एक्सचेंज द कैश आउटफ्लो फ्रॉम टू डिफरेंट फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट होता है।